हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है और क्या कारण है जिसके कारण सडनली जो ये एनर्जी रिलीज होती है और ये जो ट्रेमर्स हम महसूस करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक थियरी देखा हुआ है कि एस्थेनोस्फीयर है जो प्लास्टिक स्टेट में है, उसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है जो बहुत सारे प्लेट्स में बटा हुआ है। और ये प्लेट्स क्या है कि आपस में रिलेटिवली मूव करते हैं, कुछ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ इस साइड मूव कर रहा है तो कुछ इस साइड मूव कर रहा है। तो इन सबकी एक रिलेटिव मूवमेंट की डायरेक्शन है जिसके कारण क्या होता है कि कई जगह ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। जहां पे आपको यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री ऐसा दिखता है, कहीं पे एक दूसरे से दूर मूव करते हैं जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है, कहीं पे एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। अब इस डिफरेंट मूवमेंट के कारण क्या होता है कि कई जगह कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं, कई जगह टेंशनल फोर्सेस लगती हैं, कहीं पे सियरिंग फोर्सेस लगती हैं। तो आपको कहीं पे फोल्डिंग या फॉल्टिंग देखने को मिलेगा कई जगह। अब जहां पे भी ये फोल्डिंग होता है या फॉल्टिंग होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जो होता है वो इन रॉक्स के अंदर स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि आप इनको बहुत फोर्स के साथ बेंड कर रहे हैं या फिर ये फॉल्ट है। यहाँ पे अगर ये रॉक मूव हो रहा है ऊपर, जहां पे भी फॉल्टिंग होगी वहां पे मूवमेंट होती है रिलेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे मूव कर रहा है, यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा है। इधर इस बाउंड्री पे जहां पे ये दोनों रॉक मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों रॉक लेयर के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब इस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ा सा टेंशन हो, ये थोड़े बेंड होते हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा टेंशन जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है। और यही जो होता है टेंशन, यही जो स्ट्रेस होता है रॉक्स के अंदर, वो सडनली रिलीज होता है जिसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो समझते हैं हम इस वीडियो के साथ। तो स्ट्रेस बिल्डअप, टेंशन बिल्डअप विद इन रॉक्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन नियर फॉल्ट्स और फोल्ड्स। टेंशन बिल्ड्स ओवर ईयर्स। तो जो भी ये रॉक्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है जनरली फोल्ड्स या फॉल्ट्स के आसपास होती है। तो क्या होता है कि ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा सबडक्टिंग प्लेट है, ये ऐसे मूव हो रहा है, ये हमारा रॉक है और इसके डिफरेंट लेयर्स हैं। अब देखिए ये रॉक की जो लेयर्स हैं, ये यहाँ पे फ्रिक्शन के थ्रू इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा मूवमेंट में, ये नीचे मूव करेगा और यहाँ पे रॉक्स इधर है। अब क्या होगा कि इस फ्रिक्शन के कारण ये जो रॉक के लेयर्स हैं वो भी नीचे की ओर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि जब ये फोर्स काफी सालों तक लगता रहेगा, तो आप देखिए धीरे 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 ये जो रॉक लेयर्स हैं भी बेंड हो रहे हैं। ये रॉक्स ऐसे बेंड हो गए, ये वाला रॉक भी ऐसे बेंड हो गया। पहले ये स्ट्रेट था ऐसे, लेकिन क्योंकि ये सबडक्ट हो रहा है, ये वाला प्लेट नीचे की ओर मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये भी बेंड हो जाएंगे थोड़ा सा। जब ये बेंड हो गए तो इनके अंदर एक इलास्टिक एनर्जी हो गई है स्टोर, और यही जब सडनली रिलीज होती है तो उसके कारण क्या होता है, आपको ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये ओवरराइडिंग प्लेट है और ये सबडक्टिंग प्लेट है। अब नॉर्मली ये प्लेट की लोकेशन यहाँ पे थी, लेकिन कंटिन्यूअस सबडक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण आप देखिए प्लेट कैसे मुड़ गई है थोड़ी सी, और ये जो एक स्प्रिंग की तरह हो गई है, मतलब इसके अंदर अब एनर्जी स्टोर हो गई है। अब सडनली एक ही बारी एनर्जी जब रिलीज होगी तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। सेम इस डायग्राम में भी ऐसा है, ये सबडक्टिंग प्लेट है और यहाँ पे ये ओरिजिनल प्लेट की लोकेशन दिखाई गई है। लेकिन इस सबडक्शन के कारण यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉक है, देखिए लिखा हुआ है लॉक। तो ये जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉक है, फ्रिक्शन के कारण दोनों लॉक हो गए, ये भी इसके साथ नीचे की ओर मूव कर रहा है, जिसके कारण हमें यहाँ पे थोड़ी बेंडिंग देखने को मिल रही है इस वाले रॉक लेयर में। और यही सडनली जब रिलीज होगा, देखिए ये यहाँ पे था और यहां से सडनली इधर आ गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, इसी कारण अर्थक्वेक आता है। तो देखते हैं रप्चर, सेकंड स्टेज हमारे अर्थक्वेक का। टेंशन इज रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग एंड मूवमेंट ऑफ द रॉक। तो देखिए ये जो हमारा रॉक लेयर था, ये बहुत सालों से इसके कारण बेंड हो गया। इसके कारण जब ये सबडक्टिंग प्लेट था, यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉक था, तो ये भी उसके साथ बेंड हो गया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो इसके अंदर लॉक हो गई, कि इलास्टिक एनर्जी लॉक हो गई। अब क्या होगा, स्ट्रेस बिल्डअप सडनली रिलीज हुआ, देखिए यहाँ पे क्रैक हो गया, ये रॉक हमारा क्रैक हो गया। अचानक से जब क्रैक होगा तो क्या होगा कि वो एनर्जी रिलीज करेगा। और इस फिनोमिना को जनरली इलास्टिक रिबाउंड थियरी से एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी रॉक्स जो ब्रेक होते हैं सडनली अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके ऊपर वापस आना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये रॉक जो है वो ऐसे था, तो अगर ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो रॉक ऐसे आने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये ब्रेक हुआ है। तो जब ब्रेक होता है एकदम झटके से, तो एक बार स्नैप करेगा और फिर वापस आएगा। तो इसी को इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं और इसके कारण ट्रेमर्स आते हैं। तो फिर से अगर हम डिटेल में समझना चाहें इलास्टिक रिबाउंड को, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका सबडक्टिंग प्लेट समझ लीजिए, और ये ऊपर का प्लेट है और यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉक है। ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉक है। देखिए ये धीरे से एनर्जी रिलीज हुई, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा,
फिर वापस लॉक हो गया, फिर ये सबडक्ट हो रहा है, फिर से आपका ये वाला जो आर्म है वो काफी बेंड हो गया है और बहुत ज्यादा अब इसमें एनर्जी स्ट्रेस जो है वो स्टोर हो गया है। अब ये सारा का सारा जो स्ट्रेस है एक ही बार सडनली देखिए रिलीज हुआ और ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो बहुत ज्यादा ट्रेमर्स जनरेट करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा जो कि अर्थक्वेक की तरह हम महसूस करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम चीज बताई गई है स्टिक से। तो अगर आप स्टिक को बेंड करने तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले तो ये बेंड होगा ऐसे, और फिर आप बेंड करने के बाद एक पॉइंट आएगा, देखिए यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे टूट जाएगा, टूटने के बाद ये सडनली ऊपर जाएगा, फिर वापस इधर अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इसी को इलास्टिक रीबाउंड कहते हैं कि अगर वो टूटता भी है तो वापस आएगा, मतलब कि ऐसे फोर्स आप लगा रहे हो, अचानक थोड़ा ओवरशूट होगा, फिर वापस अपने पोजीशन पे आएगा। तो इसी को इलास्टिक रीबाउंड कहा जाता है। अंडरग्राउंड रॉक्स आर इलास्टिक ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, दे एक्सपांड व्हेन स्ट्रेच्ड और पुल्ड। तो जो आखिर ये इलास्टिक रिबाउंड होता क्यों है? क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो हीट के कारण इलास्टिक हीट होता है अंदर, तो उसके कारण थोड़े इलास्टिक हो जाते हैं। और व्हेन द टेंसाइल फोर्स एक्सीड्स लिमिट रॉक्स ब्रेक, तो जब भी ये या तो वो रिबाउंड हो जाएंगे जैसा हमने देखा कई जगह, या फिर वो ब्रेक हो जाएंगे। जब ब्रेक भी हो जाएंगे तो फिर तो भी वो काफी एनर्जी रिलीज करेंगे और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ये जो है ये वाला पार्ट ये बेंड हो गया ऐसे, और फिर सडनली यहाँ पे ये देखिए एनर्जी रिलीज होगी, तो इसके कारण ट्रेमर्स आएंगे, भूकंप आएगा। यहाँ पे भी ये बेंड था, देखिए ये नॉर्मल पोजीशन था, फिर कई सालों तक सबडक्शन के कारण ये बेंड हो गया और फिर सडनली इसकी एनर्जी रिलीज होगी, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखते हैं कि जहां पे भी ये रॉक्स ब्रेक होते हैं वहां पे ये ट्रेमर्स जनरेट होते हैं। ट्रेमर्स वेव के फॉर्म में यहां से फिर साइस्मिक एनर्जी की तरह रिलीज होते हैं। तो ये देखिए साइस्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है और ये चारों डायरेक्शन में फिर ट्रैवल करते हैं, मतलब ये सारे डायरेक्शन में मूव होंगे। और ये रिलीज कहां पे होंगे? जहां पे हमारा रॉक रप्चर हुआ है, जहां पे हमारा रॉक जो है वो टूटा है। अगर वो स्लिप हुआ होता तो वो यहाँ पे निकलता, लेकिन इस केस में हमने दिखाया कि हमारा रॉक जो है वो उसमें फॉल्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पे हमारा फोकस बन जाएगा, इस पॉइंट को फोकस कहेंगे जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, और यहीं से सभी डायरेक्शन में आपको ये साइस्मिक वेव्स रिलीज होते हुए दिखेंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पे ये एनर्जी रिलीज हुई उसे हम कहते हैं फोकस। जो वेव्स यहाँ पे रिलीज हुई उसे कहते हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्यों? क्योंकि ये वेव्स जो है पूरे के पूरे अर्थ के इंटीरियर के थ्रू ट्रैवल करती हैं। उसके कंपेयर में जब ये वेव्स सरफेस पे आते हैं एकदम वर्टिकल, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो हाइपोसेंटर मतलब, हाइपो मतलब होता है नीचे, तो हाइपोसेंटर मतलब अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एपी मतलब सरफेस के ऊपर। तो ये जो है ये सरफेस पर जो पॉइंट है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो फोकस के जस्ट ऊपर जो सरफेस से पॉइंट है उसको एपिसेंटर कहते हैं, और यहीं पे आपके बॉडी वेव सबसे पहले सरफेस तक पहुंचते हैं। तो ये जो बॉडी वेव्स है ये सबसे पहले अगर कहीं पे सरफेस पे आएंगे तो एपिसेंटर पे आएंगे। क्यों? क्योंकि एपिसेंटर जो है वो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो ये वेव्स यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेंगे। और जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक नया तरह का वेव जनरेट होता है, इसे सरफेस वेव कहा जाता है। और सरफेस वेव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस में कंफाइंड होता है, ये डीपर अर्थ के क्रस्ट में नहीं जाएगा, ये सिर्फ सरफेस के पतले से लेयर में ही ट्रेवल करते हैं। तो देखते हैं फोकस और एपिसेंटर क्या होता है। साइस्मिक वेव्स आर जनरेटेड एट द पॉइंट वेयर रॉक रिलीज एनर्जी। तो जहां पे भी रॉक एनर्जी रिलीज करता है उसी को फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा रॉक जो है वो टूटा था, उसमें फॉल्ट आया था, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, तो इसे फोकस कहा जाता है इस पॉइंट को। अब और ये जनरली अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। एपिसेंटर है इस पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव, मतलब कि अगर सीधे इसको एकदम वर्टिकली ले आएंगे हम ऊपर, तो यहाँ पे जो सरफेस से पॉइंट बनेगा वो हो गया आपका एपिसेंटर। और यहाँ पे बॉडी वेव्स सबसे पहले सरफेस पे आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे छोटा जगह होता है, सबसे क्लोजेस्ट स्पेस है सरफेस पे इस फोकस के से। तो हमने देखा था बॉडी वेव्स आर जनरेटेड एट द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे हमारा बॉडी वेव्स होगा, फोकस पर रिलीज होगा, और सरफेस वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द बॉडी वेव्स रीच सरफेस। तो जब ये सरफेस पे पहुंचते हैं तब सरफेस वेव्स बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा फोकस है, ये वाला पॉइंट, और यहां से बॉडी वेव्स रिलीज हो रहे हैं चारों डायरेक्शन में। ये देखिए बॉडी वेव्स है। अब ये बॉडी वेव्स जो है ये पूरे अर्थ के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये पूरे अर्थ के अंदर ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सरफेस वेव्स है वो सिर्फ सरफेस पे कन्फाइंड होंगे,
तो सरफेस के थ्रू ही मूव हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सरफेस वेव्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक सरफेस के पास बहुत ही थिन डिस्टेंस में ही ट्रेवल कर पाते हैं, ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। अब जो ये बॉडी वेव्स जो रिलीज होते हैं फोकस पे, ये भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो काफी फास्ट ट्रेवल करता है, जो येलो कलर की रिंग से दिखाया गया है। एक होता है ग्रीन कलर का, जो थोड़ा स्लोली ट्रेवल करता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जब रिलीज होगा तो पहले ये येलो वाला होगा, जिसे हम पी वेव्स कहते हैं। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम एस वेव्स। एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये एस वेव्स दो तरह के वेव्स होते हैं, जिसमें से पी वेव्स जो होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं। अब सपोज मेरा कोई मेजरिंग स्टेशन है, कोई एक स्टेशन है जो भूकंप नापने के लिए हमने रखा हुआ है, जिसपे साइस्मोग्राफ है। तो ये जो स्टेशन है सबसे पहले पी वेव्स को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद एस वेव्स को रिकॉर्ड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, ये हमारा साइस्मोग्राफ है, ये t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, यानी कि यहां से हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पी वेव देखने को मिलेंगे, फिर एस वेव्स। तो देखिए, एक स्टेशन यहाँ पे है और एक स्टेशन यहाँ पे है, ये दो स्टेशन की रिकॉर्डिंग है। तो ये स्टेशन बहुत पास में है। यहाँ पे आप देखिए कि ये पी और एस वेव्स के रिकॉर्डिंग का डिस्टेंस है, कि पी वेव कब आया और एस वेव कब आया। और जब हम इस स्टेशन का देखते हैं तो यहाँ पे पी वेव्स इधर है और एस वेव्स इधर है, इनका डिस्टेंस देखने को मिलता है हमें। तो काफी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पी वेव्स जो होते हैं वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं एस वेव्स के कंपेयर में। इसीलिए अगर ज्यादा दूरी पे आप नापेंगे तो दोनों के बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा। ये जो वेव्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट भी होते हैं, इसीलिए आपको पीएन और एसएन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से आए हुए वेव्स हैं। तो इन वेव्स को अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस देखें, जो पी वेव हमें मिला है और जो एस वेव मिला है, और हमें इन दोनों की वेलोसिटी पता है, तो रिकॉर्डिंग टाइम का जो गैप है और इन दोनों की वेलोसिटी को लेके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भूकंप आया था वो कितनी दूर आया था, उसका डिस्टेंस कितना था। तो देखिए, ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पी वेव है और ये एस वेव है, दोनों के बीच का टाइम 1 मिनट है। यानी कि अगर कैलकुलेट करें तो ये 900 किलोमीटर दूर भूकंप हुआ होगा इस रीडिंग से। सिमिलरली एक दूसरा स्टेशन है, उसने देखा कि पी वेव जो रिकॉर्ड हुए और एस वेव जो रिकॉर्ड हुए उसमें 3 मिनट का गैप है। तो उनके हिसाब से फिर भूकंप जो है वो 1800 किलोमीटर होगा दूरी पे होगा। और एक तीसरा स्टेशन है जिसने रिकॉर्ड किया पी वेव्स और एस वेव्स 5 मिनट के गैप पे। तो इनके लिए फिर जो अर्थक्वेक आया है वो 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह देखिए, 3 स्टेशन है, तीनों स्टेशन पे हमने पी और एस वेव्स रिकॉर्ड किया। तीनों की डिस्टेंस अलग थी अर्थक्वेक से, इसलिए पी और एस वेव्स का जो गैप है वो भी अलग अलग आया। अब अगर हम ये तीनों स्टेशन को लें, सपोज ये हमारा पहला स्टेशन है जो सबसे पास था, यहाँ पे हमने देखा कि 900 किलोमीटर दूर है, तो 900 किलोमीटर का हम इस पे सर्कल बना लें, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा। फिर हम दूसरा लें और इसका था 1800 किलोमीटर, तो 1800 किलोमीटर का ऐसे सर्कल बना लें जिसका सेंटर ये होगा। और फिर तीसरे स्टेशन के लिए, ये तीसरा स्टेशन यहाँ पे है, और 3300 का एक हम सर्कल बना लें रेडियस का। तो ये तीनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, ये वाला पॉइंट जहां पे तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यही पॉइंट आपका एपिसेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है कि अर्थक्वेक कहां पे आया है। तो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पी और एस वेव्स का रिकॉर्डिंग और उनके बीच का टाइम, कितने टाइम पे दोनों रिकॉर्ड हुए हैं, और पी और एस वेव्स की वेलोसिटी हमें पता ही है। तो इसको मिला के हम पता लगा सकते हैं कि हर एक स्टेशन से कितना दूर है। जैसे 3 स्टेशन आप ले लो, उतना का रेडियस बनाओ, हर एक स्टेशन से जितना दूर है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। इसके साथ हम हमारा ये अर्थक्वेक का ये वीडियो एंड करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में देखेंगे कि साइस्मिक वेव्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक से टाइप्स क्या है, अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है। तो वो वीडियो भी देखें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें।